आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे और देशभक्ति की भावनाओं से पूरी तरह से उत्प्रोत होंगे। आप मेरे स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, मैं एक ऐसे भारत के व्यक्तित्व को लेकर आया हूं जिनके नाम की मुझे जरूरत नहीं है, ना आपको जरूरत है, क्योंकि उनकी पहचान ही उनका काम है। और स्वाभाविक रूप से एक विदेशी महिला होते हुए भी उन्होंने भारत के लिए जो काम किया वो भारत के लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मैं कह सकता हूं कि एनी बेसेंट डेफिनेटली हिंदुस्तान के कान, चाहे वो धर्म सुधार आंदोलन हो, चाहे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय आंदोलन हो, उनमें उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। मैं आज एनी बेसेंट जी के ऊपर कुल मिला के कहीं न कहीं कुछ चीजें लेकर आ रहा हूं। इन्हें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारतीय नवजागरण का अग्रदूत तक कह दिया गया। इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत तक कहा गया है, इनको मां बसंत तक कहा गया है। और आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इनका जन्म तो इंग्लैंड में हो रहा है। आपको बताना चाहता हूं इनका जन्म तो 1847 में लंदन में, इंग्लैंड में हुआ, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे इनकी भावनाएं, इनके थॉट, इनके विचार, मेरा यह मानना है कि भारत से ज्यादा, बहुत ज्यादा उत्प्रोत थे। और इसी समय आपको बताना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो रही है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हो रही है कुल मिला के कर्नल अलकाट के द्वारा, मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा, जिस थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहीं ना कहीं थॉट जो था वो भारतीय दर्शन है, वो कहीं ना कहीं वेदांत दर्शन है, वो योग दर्शन है, वो कह सकते हैं बौद्ध दर्शन से प्रभावित लोग जो है थियोसॉफिस्ट हैं। और थोड़ा सा मैं इस विषय को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात अगर हम लोग करें तो 1888 में एनी बेसेंट भी लंदन में रहते हुए थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ जाती हैं। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई। और थोड़ा सा मैं इस विषय को लेकर आप बात करना चाहता हूं कि 1893 में, 1893 में जब शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा है, जहां पर विवेकानंद ने कुल मिला के कहीं की दुनिया को बताया कि भारत के लोग भी आध्यात्म से कुल मिला, या भारत का आध्यात्म कितनी ऊंचाइयों तक है। आपको बताना चाहता हूं कि 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत के आध्यात्म से दुनिया को परिचित कराया। और वहां पर एनी बेसेंट भी मौजूद थी। और एनी बेसेंट ने जब देखा कि भारत का एक कुल मिला के कहीं न कहीं तपस्वी आया हुआ है, भारत का एक सन्यासी आया हुआ है, जिसने पूरे अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को अपने कुल मिला के कहीं न कहीं निश्चित रूप से भाषण से, अपने वेदांत के तर्क से जो है प्रभावित कर रखा है, तो एनी बेसेंट ने निर्णय लिया कि मेरा अब अगला जीवन जो रहेगा, यानी आगे का जो समय रहेगा, वो भारत में व्यतीत होगा। मैं कह सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद के इन भाषणों से बहुत ज्यादा एनी बेसेंट जी प्रभावित हुई। और प्रभावित होने के पश्चात अंततः 1893 में वो भारत आ जाती हैं। और 1893 में जब 1893 में भारत आ जाती हैं, तो आपको बताना चाहता हूं कि विदेशी महिला है, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति से उसको कितना प्रेम है। उन्होंने काशी के तटों पर 1893 से लेकर 1906 तक बहुत लंबी साधना की है। और कुल मिला के कहीं वेदांत दर्शन से प्रभावित रही, वो हमारे दर्शन से प्रभावित रही। उन्होंने भारतीय भोजन को, भारतीय वस्त्र को कुल तरह से अपना लिया। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जानती हैं कि भारत को शिक्षा के माध्यम से ही कुल मिला के एक तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक बुराइयों से दूर किया जा सकता है, धार्मिक कर्मकांडों से दूर किया जा सकता है, धार्मिक कुप्रथाओं से दूर किया जा सकता है। इसीलिए अंततः उन्होंने काशी के महाराज प्रभु नारायण सिंह से याचना की। उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ जमीन दीजिए, मैं यहां पर कुल मिला के कहने की एक शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहती हूं। प्रभु नारायण सिंह जी जो काशी नरेश थे, उन्होंने उनको जमीन अवेलेबल कराया। और 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। यही 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो एनी बेसेंट ने स्थापित किया, यही पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से कहीं ना कहीं बीएचयू में 1916 में कन्वर्ट हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि उन्होंने भारत को शैक्षणिक जगत से परिचित कराया और भारत के लोगों को शिक्षा के मार्ग पर ले जाकर उनको सामाजिक कुप्रथाओं से लड़ने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि समाज सुधार के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बाल विवाह, उन्होंने सती प्रथा, उन्होंने बहु विवाह, उन्होंने पर्दा प्रथा, इन सभी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। मैं यहां तक कह सकता हूं, मैं यह कह सकता हूं कि विदेशी महिला होने के पश्चात भी अंततः भारत के सामाजिक सुधार के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा स्रोत है। आप जानते हैं, पूरब के समाचार पत्र, पश्चिम के समाचार पत्र, जो यूरोप के समाचार पत्र हैं, उनको पूरब का सितारा कहते हैं। भारत के लोग उनको मां बसंत कहा करते थे। और मैं कह सकता हूं कि एनी बेसेंट जी का कुल मिला के बहुत बड़ा रोल भारत के धर्म सुधार आंदोलन में ही नहीं रहा है, भारत के कुल मिला के समाज सुधार आंदोलन में भी रहा है और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी रहा है। 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के पश्चात
अंततः कुल मिला के थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनने के पश्चात अंततः हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा उनका योगदान यह है कि उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। 1916 में उन्होंने तिलक के साथ, बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन चलाती हैं और जिसका लक्ष्य क्या है कि भारत के लोगों को संवैधानिक मार्ग पर चलते हुए स्वशासन की प्राप्ति होना चाहिए। यानी वो भारत के लोगों के लिए स्वशासन की कुल मिला के प्रयास कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया और उनके होम रूल आंदोलन का नतीजा भी निकला कि 20 अगस्त 1917 को इस होम रूल आंदोलन के सामने झुकते हुए कहीं न कहीं भारत सचिव मॉन्टेग्यू को घोषणा करनी पड़ी कि हम शीघ्र ही भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एनी बेसेंट जी एक विदेशी महिला हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारत की धरती से उनका अथाह प्रेम है। यह भारत के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, वो ये कहा करती थी कि भारत क्या है, उनकी उदारता तो देखिए। वो कहती थी कि भारत क्या है, भारत सभी दुनिया के धर्मों का आशियाना है। मतलब भारत के विषय में सबसे बड़ी परख कुल के एनी बेसेंट की है। वो भारत को समझ चुकी हैं। वो कहती हैं कि भारत वह देश है जिसने दुनिया के सभी धर्म के लोगों को अपने यहां शरण दे रखी है। मैं ये कहना चाहता हूं, वो पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति और भारत की सभ्यता और संस्कृति की तुलना कहती हैं और वो कहती है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया में श्रेष्ठ है। वो ये कहती है कि भारत के सभ्यता और संस्कृति तक पश्चिम को पहुंचने में बहुत अधिक समय लगेगा। इस प्रकार से एनी बेसेंट निश्चित रूप से भारत की सभ्यता और संस्कृति से तो प्रेम करती हैं, एक राष्ट्र प्रेम का भी जज्बा उनके मन में था। मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट की एक बहुत बड़ी रचना है, उनके भारत के प्रेम की झलक को बताता है। वो हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम में कहती है कि भारत मेरी मदरलैंड है, भारत मेरी मातृभूमि है। मैं भारत के उन लोगों को कहता हूं कि आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। कुछ लोग इस धरती पर ही जन्म लेते हैं, कुछ लोग इस धरती पर ही जीते हैं, कुछ लोग इस धरती के ऊपर ही कुलना के कहीं कि निश्चित रूप से भारत के अंदर ही सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी भारत के प्रति उनका वफादारी पर शक हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि भारत में कुछ लोग ऐसे भी, कोई भी हो सकता है, जो कहीं न कहीं आतंकवाद की घटनाओं से जुड़े हुए हैं, जो कहीं न कहीं देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि एक विदेशी महिला से शिक्षा लीजिए, एक विदेशी महिला से शिक्षा लीजिए, जो विदेशी महिला होने के पश्चात वो भारत को अपनी मातृभूमि मानती है, वो भारत को सभी धर्मों का आशियाना तक मानती है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, इस प्रकार से एनी बेसेंट का योगदान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एनी बेसेंट का नमन होना चाहिए और भारत की कुलना की इस आयरन लेडी, इनको भारत की आयरन लेडी तक कह दिया गया, इस भारत की आयरन लेडी का कहने के इतना सम्मान होना चाहिए कि देश के युवाओं को कुलना की प्रेरणा की स्रोत बनी रहे। मैं ये कहना चाहता हूं। और अंततः निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कद होने के पश्चात 1917 में अंततः कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं और 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जब ये भाग लेती हैं, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे, वहीं से सक्रिय राजनीति से उन्होंने अपने को संन्यास लिया। इनकी इच्छा तो यही थी कि मेरा जीवन का अंतिम सांस काशी के तटों पर हो। क्या प्रेम है महाराज कि काशी के तटों पर वो अपने प्राण त्याग करना चाहती थी, लेकिन अंततः उनके जीवन का अंतिम समय मद्रास के अडियार में व्यतीत होता है, क्योंकि वहां थियोसॉफिस्ट आंदोलन का या थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन चुका है। और 1933 में इस महान आत्मा का कुल मिला के कह सकते हैं कि 1933 में उनका जीवन एक तरीके से उनका अंत होता है, मद्रास अडियार में उनकी मृत्यु होती है। मैं कह सकता हूं कि एनी बेसेंट भारत के लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगी और मैं उनको कहीं न कहीं शत शत नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।